के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट 2024 इंटरिम बजट था, 4 महीने के लिए बजट है। उसके बाद आम चुनाव और उसके बाद जुलाई में फिर होगा पूर्ण बजट। लेकिन इससे पहले लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी। उसकी वजह ये भी थी कि चूंकि चुनाव हैं आने वाले वक्त में अप्रैल मई में, और इस बीच कितना खरा उतरा उम्मीदों पर यह बजट, ये समझने की कोशिश करते हैं। या ये बजट एक ट्रेलर है 2024 में, जब जुलाई में दोबारा से बजट पढ़ा जाएगा, पूर्ण बजट आएगा भारत के लोगों के लिए, तो वो कुछ इसी तरह का होगा, इससे बेहतर होगा। ये रोड मैप दिखाने की कोशिश की गई इस बजट में, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं दरअसल, और इस चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। अभी इससे पहले अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े थे और वो समझा रहे थे इस पूरे बजट को कि दरअसल कैसा है और कितना जो विकसित राष्ट्र का संकल्प है 2047 का, वो इस बजट में विजन दिखता है। फिलहाल हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बजट में, हमारे साथ हैं अशोक बजाज जी, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अध्यक्ष अमर परवानी जी, बहुत स्वागत है आपका भी, अमर परवानी जी। और पहला सवाल मैं अमर परवानी जी से ही कर रही हूँ। अमर जी, कैसा था ये बजट, कैसा लगा सुनकर बजट स्पीच, क्या रिएक्शन आपका? बजट है और पूरी बजट जो बेसिक जो पूर्ण बजट आएगा वो जुलाई में ही आएगा, तो हम सबकी नजर जो है वो जुलाई वाले बजट में है। लेकिन इंटरिम बजट होने के बाद भी जिस प्रकार से इंफ्रा में स्पेंडिंग 11% प्लस की बात हो रही है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चाहे रोड मार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे आपका समुद्री मार्ग हो, तो जिस प्रकार से यहाँ खर्च हो रहा है, तो और 11% अतिरिक्त की बात हो रही है, 2 करोड़ घर की बात हो रही है, क्या सोलर 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर लगाने की बात हो रही, तो ये अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री को एक बूस्ट देगा और दूसरी तरफ ये डिमांड को जनरेट करेगा। दूसरी तरफ जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, वहां से तरलता की बात हो रही है, 75,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री स्टेट को देने की बात हो रही है, और इसको कैसे लोन्स वगैरह और बेटर दे सकते हैं। तो दोनों तरफ वो बैलेंस करने की कोशिश की है कि वो पैसे की भी उपलब्धता रहे, ताकि जो डिमांड जनरेशन हो रहा है उसको कैटर कर सके। तो ओवरऑल ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए ये एक प्लस होगा, क्योंकि डिमांड जनरेशन इससे बनेगी। जी, तो आपको पसंद आया बजट? जी जी जी, ये काफी संतुलित उन्होंने बैलेंस किया है इस बजट को। बैलेंस्ड है ये बजट, और 2047 की तस्वीर बनाता हुआ रोड मैप तो और क्लियर होगा जब जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा। लेकिन डॉक्टर राम पांडे, उनको, उनकी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है, और उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरने की बजाय उम्मीदों पर पानी फिर गया। डॉक्टर राम पांडे, किस तरह? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट है वो जनता का पैसा है, किसी सरकार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। जो हम और आप और जो जनता टैक्स देती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में दे, हाँ, इनकम टैक्स के रूप में दे, टोल टैक्स के रूप में दे, वेट टैक्स के रूप में दे, रजिस्ट्री टैक्स के रूप में दे, मंडी टैक्स के रूप में दे। कहा जरूर गया था कि एक टैक्स लगता है, इतने टैक्स मैंने गिना दिए हैं, और भी कई तरह के टैक्स लगते हैं। तो पहली बात तो यह पैसा जनता का है, और बजट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये तो बात ही नहीं होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बजट अच्छा है या बुरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता का जो पैसा जा रहा है, उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। यदि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है तो बजट अच्छा है, उस पैसे का यदि दुरुपयोग हो रहा है तो बजट खराब है। यदि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है तो बजट खराब है, घोटाले ज्यादा हो रहे हैं तो बजट खराब है। अब बजट में कहीं भी ये प्रावधान नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बन रहे हैं वो किस पैसे से बन रहे हैं। पीएम फंड में जो पैसा जमा है वो कौन सा पैसा है, उसको बजट में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। वो पैसा प्राइवेट है, सरकारी है, प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का नहीं है। बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि 8,500 करोड़ का हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदा जाएगा।
न बजट में ऐसी कोई प्रावधान रखे जाते हैं कि बिहार में बोल दिया जाता है 1,20,000 करोड़ दिए जाएंगे, 20 लाख करोड़ एमएसएमई को दिए जाएंगे। पिछले बार का बजट ही 40 लाख करोड़ था और 20 लाख करोड़ तो ये बोल दिया गया था कि ये एमएससी, एमएसएमई और रोजगार के लिए दिए जाएंगे। कभी भी लाखों करोड़ों की घोषणाएं कर दी जाती हैं। तो सीधा सा मतलब ये है, चाहे आप स्वास्थ्य में पैसा देते हो, शिक्षा में देते हो, रोड में देते हो। रोड की बीजेपी बड़ी बात करती है। मोदी सरकार ने गडकरी जी पर आरोप लगाया था कि 18 करोड़ की जो रोड बननी चाहिए वो 250 करोड़ में बन रही है। ये मोदी सरकार की कैग की रिपोर्ट है जो गडकरी जी के विरोध में जाती है। तो पैसे का जितना ज्यादा सदुपयोग होगा उतना ज्यादा अच्छा बजट है, जितना दुरुपयोग होगा उतना बेकार है। अब ये कहते हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, अब बढ़ेगा तो है ही। 1,000 की चीज जब 2,000 में होगी तो टैक्स कलेक्शन तो बढ़ेगा। यदि 1,000 रुपए की चीज पर 28% टैक्स लगता है तो वो 1,280 में मिलेगी, और वही चीज यदि 2,000 में हो जाती है तो उस पर 560 रुपए बढ़ जाएंगे, 2,560 में मिलेगी। मतलब यदि 280 रुपए जहां टैक्स मिलता था तो आपको 560 रुपए मिलेगा। तो टैक्स कलेक्शन जो बढ़ रहा है वो महंगाई बढ़ाने के कारण बढ़ रहा है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो एक हम दूसरे देशों से तुलना करने लगते हैं कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति एक जैसी नहीं है। बांग्लादेश की परिस्थिति हमारी परिस्थिति एक जैसी नहीं है। जापान की परिस्थिति हमारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। जो विकसित देश होते हैं उनमें 2% भी ग्रोथ होती है जीडीपी तो ग्रोथ मानी जाती है, और जो विकासशील देश होते हैं उनमें 4% से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, जो भारत में नहीं हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 4 से भी कम है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को मेरे सामने ला दो, भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था पर टोटल झूठ बोलती है। तो बात यह है कि जो भी है भ्रम फैलाया जा रहा है, नाम दे देते हैं ये अमृत काल है, ये झूठ काल, सपना काल। पहले छोटा सपना दिखाया 2014 में, उससे बड़ा सपना 2015 में, उससे बड़ा सपना 2016 में, तो आगे बड़ा सपना दिखाया जाता है, पीछे का सपना छोटा रह जाता है और जनता भ्रम में पड़ जाती है। इसलिए जनता को समझना चाहिए ये भ्रम काल है, झूठ काल है, अमृत काल और स्वर्णिम काल नहीं है। तो जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है और सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्टर राम पांडे को लग रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर राम पांडे ने जिक्र किया तो बीजेपी कार्यालयों का किया, उन्होंने पीएम फंड की बात की, लेकिन इस बजट में जिस तरह से निर्मला सीतारमण जब बजट पढ़ रही थी तो उन्होंने जो फोकस रहा वो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर पर उनका फोकस देखने को मिला। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह हवाई सेवाएं वो भी सस्ती भी हुई हैं, आम लोगों का जो है उसे यूज़ करने में सक्षम बने हैं, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अशोक बजाज जी, उन्होंने कहा कि 4% की ग्रोथ होनी चाहिए, वो दिखती नहीं। तो फिर जो लक्ष्य है 2047 का, उस तक कैसे पहुंचेंगे? या ये जो आपने कहा कि भाई ये तो इंटरिम बजट होता है, इसमें कोई ऐसी लोक लुभावनी घोषणाएं होती भी नहीं, उम्मीद थी हालांकि लोगों को, चूंकि इलेक्शन है इस बार, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। टैक्स स्लैब में भी लोगों को थोड़ी राहत मिलती इस महंगाई के बीच, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर किस आधार पर हम कहें कि 2047 का लक्ष्य हम पा लेंगे? अशोक जी, विभिन्न देश की भावी पीढ़ी को उन्नति के मार्ग पर के लिए तैयार किया गया। मूल बजट जब आएगा तब आप देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो बजट है इसमें सबसे पहले चिंता की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए, इसकी चिंता की गई है। अशोक जी, आपकी आवाज डिस्टरबेंस के साथ मिल रही है, ठीक ढंग से मिल नहीं रही है। आप देखिए, आवाज आ रही है? अब आ रही आवाज मेरी?
जी अभी मिल रही है, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि बहुत ही प्रशंसनीय बजट है और ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए सौर ऊर्जा की तरफ देश को आगे बढ़ाने का प्रावधान रखा गया हाँ। है। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवार लाभान्वित और मुफ्त में बिजली मिलेगी अलग बात, मुफ्त में बिजली मिलेगी अलग है। हाँ। इसके अलावा परंपरागत ऊर्जा की जरूरत होगी तो ऊर्जा के उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे राहत मिलने वाली है। महिलाओं के दीदी योजना भी जो बनाई सारा बढ़ाया जा रहा है। 2 करोड़ नए आवास जब जैसा कि अमर पालवानी ने कहा कि नए मकान जब बने हाँ। व्यापार जगत में लाभ होता है। 3 नए कॉरिडोर ऊर्जा सीमेंट में बनाए जा रहे हैं और 40,000 जो बोगियां हैं रेल उनको वंदे भारत की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, किया गया है। डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, विकासशील से भारत को 2047 लक्ष्य है। और ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दरअसल, और हम अपने दर्शकों को उनसे भी मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसके शुक्ला जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत स्वागत है सर। चूंकि रिएक्शंस ले रही हूँ मैं फर्स्ट, आप भी अपना रिएक्शन इस इंटरिम बजट को लेकर क्या होगा आपका फर्स्ट रिएक्शन? अभी जो ये बजट आया है उसको अगर हम लोग मन से देखेंगे तो इसमें हर तबके को छुआ गया है। हर तबके का एक प्रोग्रेस और 2047 का विजन, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, राष्ट्र हमारा कैसे प्रोग्रेसिव बनेगा, सबको छुआ गया है, सबको देखा गया है। और इसको चूंकि लार्ज स्केल पे देखा गया है, लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हुई है, तो उसमें एकदम से अगर आप चाहेंगे कि एकदम से कल से आज 1 महीने में 2 महीने में इसका बेनिफिट दिखने लगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे महिलाओं की क्या स्थिति थी हमारे और आज की तारीख में महिलाओं की क्या स्थिति है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है इसमें। गांव के ग्रामीण पॉवर्टी लाइन से कितने सारे लोगों को बाहर निकालने की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे अन्नदाता लोग हैं, जो किसान पैदावार करते हैं और सहयोग करते हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करने की बात की गई है। तो इतनों सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो उसके हिसाब से बजट बहुत ही ज्यादा हर चीज में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। आप ये देखें, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी देश की सड़कें बनाने में कितना जोर दिया गया है। यहाँ तक कि रेलवे लाइन की कॉरिडोर अलग बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो रहा है। जहां हम 6 घंटे में पहुंचते थे वहां हम 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। हमारा माल जल्दी पहुंच रहा है वहां पे। कितने सारे लोगों को इस समय जॉब की भी भागीदारी बढ़ रही है, देने वालों की भी भागीदारी बढ़ रही है। तो इस सारे प्रकरण को देखते हुए तो बजट बहुत ही मनोहारी है। ठीक है, सबका प्रोग्रेस। एसके जी कह रहे हैं मनोहारी है। अमर परवानी जी ने भी अपनी बात इसी से शुरू की थी कि काफी बैलेंस्ड है। अशोक बजाज जी तारीफ कर ही रहे हैं, डॉक्टर राम पांडे कहेंगे वो तो करेंगे ही। लेकिन ये तीनों जो 4 लोग डिबेट में मेरे साथ हैं वो मन से देख रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, आप मन से नहीं देख रहे, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। फौरी राहत नहीं है, ये अभी एसके जी ने कहा। ये भविष्य में जिस तरह से है ना, और 8 से 9 गुना तक बढ़ेगी ये राहत। जैसे फ्री में बिजली नहीं दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री में नहीं दे रहे हैं, सोलर यूनिट्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा अशोक जी कर रहे थे, हमारा पर्यावरण भी बचेगा और कई गुना फायदा पहुंचेगा और फ्री में बिजली इस तरह मिलेगी। डॉक्टर राम पांडे, बहुत संक्षेप में। बहुत अच्छी हैं बातें जो की हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन हमें धरातल पर बात करनी चाहिए। धरातल में क्या है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये सारा प्रमाण दे रहा है कि जो भी काम हो रहे हैं वो ठीक तरह से धरातल पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में 75-80 हजार लोग रोज जन्म ले रहे हैं। क्या इतने मकान रोज बन रहे हैं? क्या इतने लोगों के लिए प्लानिंग हमारे दिमाग में प्रतिदिन है? मोदी सरकार कहती है हमने इतने मकान बना दिए, उसके बावजूद भी 41% लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो हमें
दूरगामी यदि प्लान हमें दिमाग में रखना है तो हमें हमारे देश की जो जनसंख्या है प्रतिदिन जो 80-90 हजार प्रतिदिन बढ़ रही है, करीब 1 लाख के आसपास, हाँ। उस पर फोकस करना पड़ेगा। और उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इसीलिए जो बेरोजगारी है पिछले 45 वर्षों में वो सर्वाधिक है। और इनके इम्प्लीमेंटेशन देखिए, 1 लाख करोड़ का लोन जापान से कब लिया था इन्होंने, 8-9 साल हो चुके, अभी तक वो बुलेट ट्रेन कंप्लीट नहीं हुई है। तो काम कितना धीमा करते हैं ये लोग। स्मार्ट सर सिटी मुझे का एक काम बात बताइए, आप 60 साल में हम कहाँ पहुंचे और 2014 के बाद आज 2024 हम बात कर रहे हैं, आज 1 फरवरी है, तो हम कितनी उम्मीद करेंगे? बढ़ते हुए ही बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के पहले बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी अचानक से बढ़ गई। ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि महंगाई तब इतनी थी अब इतनी बढ़ गई, समय के साथ चीजें बढ़ी हैं। अमर परवानी जी, पिछले कुछ बजट जब आए तो व्यापारी वर्ग बहुत खुश, बहुत संतुष्ट नजर नहीं आया, लेकिन इस बजट के साथ क्या एक रोड मैप आप देख पा रहे हैं जुलाई बजट के लिए? और क्या आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी राहत मिल सकती है, या जो डॉक्टर राम पांडे को लगता है कि कोई ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ झांकी बना रहे हैं? और दूसरी तरफ अशोक बजाज जी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि नहीं, हम विकासोन्मुखी बजट लेकर आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम लक्ष्य लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, फिर हम अगले लक्ष्य की तरफ जाते हैं। और एसके जी ने कुछ इस तरह की बात की। आप उम्मीद करते हैं? बड़े देश हैं और हमारा हिंदुस्तान को अगर आप देखते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हिंदुस्तान में काफी अधिक है एज कम्पेयर टू अदर जो बड़े कंट्रीज हैं। ये जितना इंफ्रा तैयार होगा इसमें, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बोला कि 6 घंटे के बजाय 3 घंटा लगेगा, इसमें खाली जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, इसमें जो गुड्स ट्रेवल कर रहे हैं उसकी भी बात है। जो 4 दिन में माल पहुंचता था वो 2 दिन में पहुंचेगा, तो 2 दिन में पहुंचेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो गिरेगी। तो आप इंटरनेशनल जो कंट्री से आप लॉजिस्टिक कॉस्ट पे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का कॉस्ट ज्यादा है। आज जो काफी चीजें प्राइस के कारण इंपोर्ट हो रही है वो फर्क पड़ेगा, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होना चालू होगा। देखिए, ये जो इंफ्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में काम करने के लिए आपको 2 चीज की जरूरत होती है, एक माहौल देने की और एक इंफ्रा और बैलेंस चीजें देने की। तो ये जो चीजें आ रही है और जो कमिटमेंट है आपका, चाहे रेलवे को लेके, या मैं जैसे अभी बता रहा था आपको 1 करोड़ सोलर है, या आप देखिए जो लोन्स की बात हो रही है, या अभी अगर दूसरे डायरेक्शन में जाएं तो आप एजुकेशन में देखिए, वो चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे 3000 उन्होंने आईटीआई उन्होंने बना के दिया है ताकि बच्चे अपने रोजगार में लग सके। एक तरफ डिमांड, मतलब आप देखेंगे कि उन्होंने, जैसे हमारे वो सीए साहब ने टच किया कि उन्होंने कोशिश किया है इंटरिम बजट होने के बाद भी हर किसी को टच करने के लिए। मैं समझता हूं कि काफी बैलेंस बजट है, और दोनों तरफ आप देखिए जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी। अमर जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि वक्त नहीं मुझे इजाजत दे रहा है और मुझे प्रतिक्रिया अशोक बजाज जी से भी लेनी है, एसके जी से भी लेनी है, लेकिन बहुत संक्षेप में, छोटे व्यापारी खत्म हो गए, ऑनलाइन बिजनेस हुआ, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ? वैसे डॉक्टर राम पांडे को लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब डिजिटल हो गए तो फिर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उस पर लगाम तो लगी है, और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो ये कह सकते हैं कि ये देश के विकास में ही लगेगा। बहुत संक्षेप में, छोटे व्यापारियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? आगे कुछ उम्मीद कर रहे हैं और उनके लिए, या कोई सलाह सजेशन? अगर देखिए, जब ग्रोथ आएगा ना तो हर किसी के लिए आएगा, और जो ई कॉमर्स है, अभी ई कॉमर्स में भी हमारे जो छोटे व्यापारी हैं धीरे धीरे अब उसको अपने आप को ई कॉमर्स में ढाल रहे हैं, ऑनलाइन में अपने आप को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये समय की मांग है, इससे हट के नहीं चलेगा। अभी आप देखिए, जैसे ई कॉमर्स में खाली ट्रेडिंग नहीं है, आप जो फूड को देखिए, जोमेटो में जो भी सामान आ रहा है आपके लोकल होटल है, लोकल रेस्टोरेंट है, लोकल ढाबा है, जिससे आ रहा है। हाँ। अभी इसी तर्ज पे छोटे व्यापारी अपने आप को जोड़ रहे हैं, और कहीं से कनेक्ट हो गया है, और चीजें जब नई आती हैं तो उसमें कुछ समय परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर सब सेटल्ड होने लगता है। और एसके जी, बहुत संक्षेप में, कोई सजा, कोई सजेशन, कोई सुझाव अशोक बजाज जी और उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट
बजट है और आपने भी कहा कि हाँ ये सबको टच करने वाला है। ये ठीक है कि सीधे हमें आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। देखिए, अभी जो राम गोपाल जी ने, प्रवक्ता कांग्रेस राम पांडे जी ने जो भी बताया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हाँ। तो इसके लिए देखिए इस बजट में इस पे विचार किया जा रहा है। इसमें जनसंख्या नीति एक निर्धारण की बात कही गई है। और होता क्या है कि जब सरकार किसी चीज को लेके आके बढ़ती है तो उस समय अदर पार्टीज का अलग मुद्दा बन जाता है। और आज वही चीज को ये खुद अदर पार्टीज के लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, एक बात। और जहां तक आपने छोटे व्यापारियों की बात कही है, तो छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड की है बजट से पहले, अभी 15-20 दिन पहले ही। इसमें उन्होंने सेफगार्ड किया है छोटे मैन्युफैक्चरर को, सर्विस क्लास के लोगों को, कि उनका पेमेंट 45 डेज के अंदर आपको कर देना है। और ये इतना सेफगार्ड है, इतना ज्यादा है कि उन लोगों की जो वर्किंग कैपिटल का गैप है वो उससे फुलफिल होगा। और उनका बिल्कुल। और आप सभी का, अशोक बजाज जी, चलते चलते आखिरी टिप्पणी आपकी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर राम पांडे भले विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जो उन्होंने 4% जीडीपी की बात की है, वो लक्ष्य भी आपने तय किया कि नहीं किया? देखिए, डॉक्टर राम पांडे और उनका विचार, लेकिन हम ये बता सकते 2014 के पहले क्या। सर वो बात तो मैंने कह दी ना, वक्त कम है। आप तो बताइए कब करेंगे? आपने 2047 का लक्ष्य तय किया, इसका किया कि नहीं किया? बहुत संक्षेप में क्या उम्मीद करें हम आपसे? आपने रोड मैप आप करेंगे? वो निर्मला सीतारमण जी के जो इंटरिम बजट स्पीच थी, हमने उसमें सुना, उन्होंने 2024-2025 करके पढ़ा, मतलब आगे भी आप ही आ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंट। तो हम आप ही से पूछेंगे कि 4% जीडीपी की तब कैसे जाएंगे? बहुत संक्षेप में। 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित में स्थापित करने का जो संकल्प ने दिया है, उसको ये बजट जो है प्रतिबिंबित करता है। और निश्चित रूप से जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधान के अंतर्गत भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, इसकी पूरी चिंता की गई है। ठीक है, तो भारत भी उम्मीद करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और इस बजट 2024 पर चर्चा करने के लिए। तो देश का बजट 2024 और विकासोन्मुखी इसे कहा जा रहा है, और जब पूर्ण बजट आएगा तो कई सारी राहतें लेकर आएगा, ये इंडिकेट किया है निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में। जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हैं या सीए हैं, और इस संबंधित जानकार जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी को टच करने वाला बजट है। आंकड़ों में ना दिखे, लेकिन हाँ फ्यूचर में इसके फायदे कई गुना दिखने जा रहे हैं।